नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 का अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। ये उसका सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में अपन ने 16 महाजनपद पर डिस्कशन कर लिया है। उसी के साथ साथ राजस्थान के कुछ जनपद पर भी डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उसमें उसका लिंक है, आप देख सकते हैं और आपकी कंटिन्यूटी जो है वो डेवलप होगी। देखिए मित्रों, 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जो 16 महाजनपद थे उनमें मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध साम्राज्य के अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो वहां का जो राजा बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित शासक था। कहा जाता है कि जब यह 15 वर्ष का था तो उसके पिता ने उसे मगध का राजा बना दिया था। कुछ बौद्ध साहित्य हैं, उसमें बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस भी देखिए मिलता है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। इस हर्यक वंश का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था और इसमें 3 मुख्य शासक हुए थे, जिसमें बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। देखिए मित्रों, उदयन के बाद में उसके 3 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये तीनों जो शासक थे ये बड़े विलासी प्रवृत्ति के थे, निर्बल थे। इन तीनों शासकों की नीति के कारण प्रजा में काफी असंतोष फैल गया था और जनता ने इन तीनों को सिंहासन से उतारा और शिशुनाग नाम के योग्य अमात्य को राजा बनाया और यहीं से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। शिशुनाग वंश है वो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक उसका कार्यकाल रहा। शिशुनाग वंश के बाद में देखिए नंद वंश का उद्भव हुआ और नंद वंश का जो एक संस्थापक था महापद्म नाम के एक शासक को माना जाता है। इस नंद वंश में ही घनानंद नाम का एक शासक हुआ जो कि इस वंश का एक अंतिम शासक था और लगभग 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की जो है हत्या की और मौर्य वंश की जो है नींव डाली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश की स्थापना। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। असहाय कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो जैसा अभी अपन ने इस पर डिस्कशन किया, ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके की डेट दी गई है। एक तो मौर्य वंश की स्थापना 326 ईसा पूर्व में, एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से। तो ये जो 4 साल का समय क्या चला, ये देखिए युद्ध वगैरह हुए थे, उनमें भी समय लगा था। अगर हम नंद वंश के शासन की बात करें तो उसका जो समय था वो 344 से लेकर के 324 और 323 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए इसने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अब देखिए 305 ईसा पूर्व में उसने देखिए यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर
पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत कौन था? तो देखिए ये था मेगास्थनीज। क्लियर? चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तो देखिए कितना, हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत इसके साम्राज्य का हिस्सा थे। तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुर्नानूरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। श्रवण बेलगोला मैसूर राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। अब देखिए अमित्रोचेट्स किसका नाम था? बिंदुसार का नाम था। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा जाता था। तो वायु पुराण में इसका नाम क्या था? भद्रसार था और जैन ग्रंथों में इसका नाम क्या था? सिंहसेन था। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावधान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अब देखिए कौन सा शासक था? शासक का नाम था एंटियोकस प्रथम और जो राजदूत था उसका नाम था डायमेकस। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस या मेली द्वितीय ने डियोनीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो अब यहां पर एक देखिए इतिहासकार है प्लिनी। तो प्लिनी के अनुसार जो मिस्र था, मिस्र का जो राजा था, मिस्र का जो नरेश था, उसका नाम था फिलाडेल्फस और फिलाडेल्फस ने डियोनीसियस नाम की मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो अब यहां पर जो भी हमें की वर्ड्स हैं वो हमें सारे के सारे याद करने हैं। एक तो एंटियोकस प्रथम हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यूनान का था। देखिए यूनान का एंटियोकस प्रथम और उसने डायमेकस को भेजा था। उसके बाद में हमें एक मिस्र का जो नरेश है फिलाडेल्फस है और फिलाडेल्फस ने डियोनीसियस नाम के राजदूत को दरबार में भेजा था और ये बिंदुसार के दरबार में भेजे गए थे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुज्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानाम पीय तथा देवानाम पियदशी उपाधियों से विभूषित है। तो अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है, देवानाम पीय और देवानाम पियदशी किस शासक की उपाधियां हैं? तो ये अशोक की उपाधियां हैं। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ और उसकी पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। तो इसकी पुत्री का नाम संघमित्रा है और पुत्र का नाम महेंद्र है। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अब देखिए यहां पर राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की बात की जा रही है। अब देखिए हम यहाँ पर अशोक का जो कार्यकाल मानते हैं 273 से 232 ईसा पूर्व, लेकिन इसका जो अगर हम राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व के अंदर। तो 4 वर्ष का तो देखिए अंतर यहां पर आ जाता है, 273 और 269। ठीक है, 269। अब देखिए इसका जो राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में और उसके 8वें वर्ष, तो उसमें से 8 वर्ष कम कर दीजिए तो यहां पर आगे 261। इस पर इसने कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे।
हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तोसली बनाई गई। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। देखिए मुख्य लाइन है भेरी घोष। भेरी घोष क्या होता है? देखिए भेरी एक वाद्य यंत्र है जो कि युद्ध भूमि में बजाया जाता है। तो जब युद्ध भूमि में बजाया जाएगा वो भेरी घोष है। और धम्म घोष क्या है? धर्म की घोषणा है। तो उसने भेरी घोष को छोड़ दिया यानी कि युद्ध को त्याग दिया और धम्म घोष यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिनी कल्हन के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। अब देखिए राजतरंगिनी जो है कल्हन ने लिखी थी। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया जिनके नाम थे सुदामा गुफा, चौपार, विश्व झोपड़ी और कर्ण गुफा। ठीक है, ये 4 गुफाएं थी और इसने आजीविकों के लिए दान में दी थी। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है। ठीक है, कपिलवस्तु जो है उनका जन्म स्थान रहा है। रुमिनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। देखिए जब वो लुम्बिनी की यात्रा पर गए तो वहां पर जो भूमि कर की जो दर थी वो 1/6 थी और इसे उन्होंने कम कर दिया और 1/8 कर दिया। अशोक के शिलालेखों में चोल, चैर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि धम्म की परिभाषा कौन से स्तंभ लेख में दी गई है। तो जो स्तंभ लेख है वो दूसरा और 7वां है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना, उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए, यानी कि उसने पशुओं के वध को जो है बंद कर दिया। ठीक है, ऐसे भिक्षु भिक्षुणी जो कि उस संघ के अंदर फूट डालने का काम करते थे उनको भी बहिष्कृत कर दिया। फिर हम देखते हैं धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं अनुसंधान। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना,
उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, इस तरीके से कई कार्य धम्म महामात्र के थे। देखिए ये जो धम्म है ना, इसे आप धर्म मान लें। यहाँ पर बौद्ध धर्म को रिलेट करते हुए जो शब्द काम में लिया जा रहा है वही धम्म है। फिर हम बात करते हैं अशोक के राज्याभिषेक का 14वां वर्ष। अब देखिए उसका राज्याभिषेक कौन से वर्ष हुआ था, तो हम जानते हैं 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा यानी डेरियस प्रथम से मिली थी। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि जो उसने अभिलेख जो लिखे या जो बनवाए थे उसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिली, तो उसे ईरानी राजा से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि के हैं। तो खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख है वो कहाँ के हैं, एक तो मानसेहरा के हैं और एक शाहबाजगढ़ी के हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्णित हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। तो एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख कौन से अभिलेख में है, दूसरे और तीसरे अभिलेख में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम पीए की उपाधि धारण की थी। तो ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो किस शासक ने जो है देवानाम पीए की उपाधि धारण की, तो ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका के राजा तिस्स ने। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था और अशोक का जो पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा था। बोधि वृक्ष वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहीं से देखिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है, यानी कि प्रारंभ माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की जो मृत्यु हो गई। फिर हम देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं अशोक ने भेरी घोष को त्याग दिया था और धम्म घोष को अपना लिया था। तो उसके कार्यकाल में तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जो धम्म घोष है वो काफी ऊंचाइयों पर गया, बौद्ध धर्म का जो है अलग अलग देशों में प्रसार हुआ। लेकिन उसके बाद में अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राज तरंगिनी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीवकों को दान में दी। नागार्जुनी गुफाएं आजीवकों को दान में किसने दी, तो कुणाल के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं हैं वो आजीवकों को दान में दी थी। अब देखिए बृहद्रथ इस वंश का अंतिम मौर्य सम्राट था। उसका ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की जो नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग जो था वो बृहद्रथ के समय में एक ब्राह्मण सेनापति था और उस समय ब्राह्मण जो थे इन मौर्य सम्राट से नाराज हो गए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया जा रहा था। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में शुंग वंश का जो है शासन प्रारंभ हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियो में हम मौर्य प्रशासन के बारे में और उसके आगे के जो भी पार्ट हैं लेसन के उसको पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।